प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इससे जस्ट पहले वाला अपना जो 3 नंबर का लेक्चर था इस संविधान से संबंधित, उसमें हमने बात की द सेपरेशन ऑफ पावर की। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है अमेरिका के संविधान में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके साथ साथ में एक कंट्रोल एंड बैलेंस की थ्योरी और है, उसको भी वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया है। भाई सेपरेट होने के मतलब तेरा अलग मेरा अलग मेरा अलग तेरा अलग, जबकि मूल लक्ष्य तो एक ही है ना, अमेरिकी प्रशासन का संचालन। तो उनके अंतर्गत एक आंतरिक थ्योरी फिट की गई है, कंट्रोल एंड बैलेंस की थ्योरी। अब उसकी अपन थोड़ा बात करेंगे। अमेरिका का संविधान एवं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अवरोध व संतुलन के सिद्धांत के भाव में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जहां एक ओर संविधान ने शासन के विभिन्न अंगों का पृथक निर्माण व कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया है, वहीं दूसरी ओर शासन के विभिन्न अंगों में परस्पर अवरोध व संतुलन की व्यवस्था भी की है। जैसे उन्होंने राष्ट्रपति को विधेयक नामंजूर करने का अधिकार दिया है, तो कांग्रेस को राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियों व संधियों को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया, तथा कांग्रेस को बजट के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपदस्थ करने का अधिकार भी कांग्रेस को दिया गया। इस प्रकार फ्रेडरिक्स के शब्दों में नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत यह व्यवस्था करता है कि यद्यपि मुख्य शक्तियां सरकार के एक अंग को दी गई है, तथापि उनमें कुछ सीमा तक सरकार के दूसरे अंगों की साझेदारी भी हो सकती है। बजट, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन इसी प्रकार के उदाहरण हैं। संविधान में कांग्रेस, राष्ट्रपति तथा न्यायपालिका को परस्पर नियंत्रित करने की व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है। देखिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान में कांग्रेस यानी कार्यपालिका, कांग्रेस यानी कि व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को परस्पर बैलेंस कैसे किया गया है, ये देखिए आप। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। अमेरिका के संविधान में सर्वाधिक महत्व कांग्रेस के संगठन व अधिकार शक्तियों को दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि संविधान निर्माता विधि निर्माण संस्था को सर्वाधिक महत्व देना चाह रहे थे। यद्यपि संपूर्ण विधि निर्माण शक्तियां कांग्रेस में केंद्रित की गई है, तथापि कांग्रेस की शक्तियों पर निम्न तरह से नियंत्रण भी स्थापित किया गया। कानून निर्माण की शक्तियां कांग्रेस को दी गई है, तथा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता, तथा संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए 10 दिन के भीतर लौटाने का अधिकार देता है। यदि सदन पुनः 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर देता है, तो वह फिर बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून बन जाता है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी व्यवस्था में किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करवाना पर्याप्त कठिन कार्य होता है। कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में यदि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो उन विधेयकों की स्वयं समाप्ति हो जाती है। इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। कांग्रेस की शक्ति पर अन्य नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वह ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित करे जो संविधान का उल्लंघन करते हों। इस प्रकार यद्यपि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्ति संविधान द्वारा कांग्रेस में निहित की गई है, तथापि स्वयं संविधान ने राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से उसकी शक्तियों को नियंत्रित भी किया है। परिणाम स्वरूप वांछनीय विधि निर्माण के लिए पर्याप्त सीमा तक राष्ट्रपति कांग्रेस पर निर्भर करता है। दूसरा जो कंट्रोल और बैलेंस की थ्योरी है, वो देखिए राष्ट्रपति। पहला जो कांग्रेस के संदर्भ में देखा, राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका के संदर्भ में देखें। संविधान द्वारा कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है, तथापि व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्तियों पर कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा बजट पर कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है, तथा कांग्रेस इसमें कटौती करने को स्वतंत्र है। द्वितीय, राष्ट्रपति सेना अध्यक्ष है, तथापि युद्ध घोषित करने का अधिकार मात्र कांग्रेस का है। इस प्रकार दूसरे देशों से किए जाने वाली संधियों की कांग्रेस के उच्च सदन द्वारा 2/3 बहुमत से पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
राष्ट्रपति को कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते उच्च पदों पर नियुक्त करने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग न हो, इस आशंका से संविधान द्वारा इन नियुक्तियों को सीनेट द्वारा पुष्टि आवश्यक मानी गई है। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उन सभी कार्यपालिका के आदेशों व अज्ञप्तियों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की अवहेलना करते हैं। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यपालिका होने के बावजूद संविधान में इस प्रकार की अंतर्निहित व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति पर नियंत्रण करती है तथा संविधान के इस उद्देश्य की पूर्ति करती है कि सरकार का कोई भी अंग स्वेच्छाचारी नहीं बने। ये देखिए, इस प्रकार से ये कार्यपालिका के ऊपर बैलेंस किया गया है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च न्यायपालिका को अत्यधिक महत्व दिया गया है। लिखित संविधान की रक्षा, घटक राज्यों व संघीय सरकार के मध्य क्षेत्राधिकार की व्याख्या आदि कार्यों के लिए स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है, तथापि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर नियंत्रण है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की पुष्टि पर की जाती है। कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन व न्यायालयों के खर्चे निर्धारित करती है। राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति से न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। न्यायाधीशों को कांग्रेस महाभियोग के द्वारा अपदस्थ कर सकती है। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने सरकार के 3 मूल कार्यों को 3 पृथक अंगों में विभाजित करने के साथ साथ उनमें परस्पर संतुलन बनाए रखने के लिए नियंत्रण की महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। अभी देखिए, ये तो था अपना एक सिद्धांतिक एस्पेक्ट। अब इसका व्यवहारिक एस्पेक्ट जो देखते हैं, इसका इंप्लीमेंट के बाद में जो प्रैक्टिकल में जो देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं अपन। सरकार के 3 अंगों में शक्तियों के पृथक्करण के बावजूद अमेरिकी व्यवस्था में शक्ति संतुलन समय समय पर बदलता रहा। विभिन्न कारणों की वजह से अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण आंतरिक तथा वैदेशिक संबंध दोनों रहे हैं। इसी प्रकार अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में व्यापक वृद्धि हुई थी। न्यायाधीश मार्शल के काल में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए जिनके परिणाम स्वरूप अमेरिकी सरकार के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन आए तथा राष्ट्रीय सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करने में मदद मिली। आधुनिक युग में अमेरिका के महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ राष्ट्रीय सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई तथा पर्याप्त सीमा तक कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले नियंत्रणों में कमी आई। सीनेटोरियल कटसी की प्रथा के कारण राष्ट्रपति पर्याप्त सीमा तक नियुक्तियों को करने में स्वतंत्र रहता है। इसी प्रकार यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा का अधिकार नहीं देता, किंतु पिछली 2 शताब्दियों में कांग्रेस ने मात्र 5 बार औपचारिक युद्ध की घोषणा की, जबकि अनेकों बार कार्यपालिका ने युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना सेनाओं द्वारा हस्तक्षेप किया तथा अघोषित युद्ध लड़ा। इसी प्रकार संविधान राष्ट्रपति द्वारा संधि करने की शक्ति पर भी नियंत्रण लगाता है, तथापि इस नियंत्रण में भी कमी आई है, क्योंकि अब विदेशी सरकारों से संधियां करने के स्थान पर कार्यपालिका समझौता करने का चलन बढ़ा, जिसे सीनेट द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार राष्ट्रपति ने विदेशी मामलों पर अपना वर्चस्व बढ़ा लिया है। 1960 के दशक में जो राजनीतिक विश्लेषक अमेरिकी व्यवस्था में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था के कारण प्रतिबंधों की अधिकता की बात करते थे, वे ही निक्सन के काल में मानने लगे थे कि राष्ट्रपति पर नियंत्रण पर्याप्त कम है। गत वर्षों में कुछ उपायों द्वारा कांग्रेस ने राष्ट्रपति पर अपना नियंत्रण पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, जिसकी चर्चा संबंधित अध्यायों में की गई है। अमेरिका के शासन व्यवस्था को समझने के लिए शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था की अंतरंग दृष्टि सहायक होती है। देखिए विद्यार्थियों, ये था आपका अमेरिका के संविधान में नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। देखिए, अमेरिका का संविधान अपने आप में एक ऐसा संविधान है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को फूल पावर दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति निरंकुश नहीं है। राष्ट्रपति के बजट के ऊपर कांग्रेस की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति जो संधियां करके आता है दुनिया के अंतर्गत, उनकी अनुमोदन इसके लिए आवश्यक है। और राष्ट्रपति ज्यादा अगर सर ऊपर करे तो फिर उसके बाद में इसके पर कतरने के लिए इसके इम्पीचमेंट कर दिया जाता है।
इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप में तानाशाही रवैया अपनाने लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अगेंस्ट में भी आप मतलब अमेरिकी कांग्रेस एक तरीके से वो क्या नाम महाभियोग ला सकती है। और कांग्रेस के ऊपर भी, कांग्रेस भी ये नहीं कि कांग्रेस ही सबसे ऊपर है, कांग्रेस में भी मतलब इस अगर कोई ऐसा विधेयक पारित करे कि भाई जैसे मान लीजिए कि वो सही नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर सकता है। और विधेयक तो कानून तभी बनेगा ना जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। तो राष्ट्रपति कई वर्षों तक साइन नहीं कर सकता, जिसे पॉकेट वीटो के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो चीजें हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी में तो इनको अलग अलग किया गया। अब अलग अलग होकर के ये आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करे, इसके लिए इनमें आपस में इंटरनल मतलब कंट्रोल कर दिया गया। भाई सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस को नियंत्रित करेगा और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करेगी। इसी तरीके से राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजेगा और कांग्रेस राष्ट्रपति के बजट में कटौती कर सकती है। तो आपस में मतलब तीनों अगर सही लाइन पे चलेंगे अपनी पे, तभी अमेरिकी शासन व्यवस्था सही चलेगी। और देखिए 1787 से लेके आज तक इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छी चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान एक विकसित और एक मैच्योर संविधान माना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।